Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. Friends, इस important session में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि CDP से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में आज जो करेंगे वो रहेगा इमोशंस अर्थात संवेग। संवेग और संज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि CTET 20 और 21 जो कि 31 जनवरी को होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन, इमोशंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस सेशन का ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्नलिखित में से इमोशन कौन सा है? फियर, अटेंशन, स्टिमुलस या फिर मेमोरी। फ्रेंड्स, जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं तो ये जन्मजात होते हैं। बच्चे जन्म से लेकर पैदा होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट संवेग के बारे में अलग अलग तरह की अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जन्म से लेकर बच्चे पैदा होते हैं। यदि हम वाटसन जो कि व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, वाटसन महोदय की बात करें तो इन्होंने 3 तरह के संवेग बताए हैं। यानी कि बच्चा जन्म के साथ 3 संवेग लेकर पैदा होता है। यदि इनके 3 तरह के संवेगों की बात करें, कौन कौन से वो 3 संवेग हैं, तो सबसे पहले हो गया लव यानी कि प्रेम। इसके साथ हो गया नेक्स्ट फियर यानी कि डर या भय। ठीक है, इसके साथ हो गया एंगर यानी कि क्रोध। तो ये 3 संवेग लेकर बच्चा पैदा होता है। इसके साथ साथ कुछ अर्जित होते हैं यानी कि वातावरण या परिवेश में एंट्री करने के बाद बच्चे के अंदर ये विकसित हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें तो इमोशंस बहुत सारे होते हैं और उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है बच्चे के जीवन में, बच्चे के डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि फियर। फियर मतलब डर। डर बच्चे का संवेग है, ठीक है, यानी इमोशन है। नेक्स्ट बात करें आपकी अटेंशन। अटेंशन बच्चे का संवेग नहीं है। स्टिमुलस और मेमोरी तीनों संवेग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर स्पेस ईच अदर। इमोशंस एंड कॉग्निशन यानी कि संवेग और जो संज्ञान है बच्चे का, उन दोनों में किस तरह का संबंध है। ठीक, इस तरह यहाँ पे बात पूछी गई है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या फिर संबंधित नहीं हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कॉग्निशन एंड इमोशंस की बात करते हैं, संवेग एवं संज्ञान की बात करते हैं, तो हमने देखा है और हम देखते हैं कि संवेग का सीधा सीधा बच्चे के कॉग्निशन संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है या फिर कॉग्निशन का संज्ञान का बच्चे के संवेग पर प्रभाव पड़ता है। तो एक दूसरे से कुल मिला के वो सन्निहित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे यानी कि सी ऑप्शन इंटरवोवन विद, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, यानी कि इमोशंस यानी कि संवेग से संबंधित और संज्ञान से संबंधित, इन दोनों से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट यदि रह जाता है इन क्वेश्चंस के बावजूद भी, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग तरीके से आप समझना चाहते हैं तो किसी बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी हम करा चुके हैं। ठीक है, बच्चे का संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, अलग से एक सेशन है, उसे आप जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने थ्योरी कराई है मनोविज्ञान से संबंधित। यदि संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इसके लिए भी एक सेशन कराया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दोनों सेशन आपको मिलेंगे हमारे अधिगमन चैनल पर, जिसमें आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इन दोनों से आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञान एवं संवेग के बीच
किस प्रकार का संबंध होता है, संवेग और संज्ञान के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। अलग अलग तरह से लैंग्वेज को घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिला के हर एक बार, प्रत्येक बार सीटेट की यदि हम बात करें, ठीक है, लैंग्वेज घुमा घुमा के इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, संवेग एंड संज्ञान के विषय में कौन सा एक संबंध है या क्या रिलेशन है, इससे संबंधित हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दिशीय यानी कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है एक ही दिशा में, या फिर हम बात करें सी ऑप्शन, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, या फिर द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि द्विदिशीय होता है और पारस्परिक दोनों के बीच एक गतिशील प्रक्रिया होती है। कॉग्निशन एंड इमोशंस की यदि हम बात करें तो बाय डायरेक्शनल और डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, एक दूसरे से इंटरप्ले होते हैं और डायनामिक होते हैं, ठीक है, यानी कि बाय डायरेक्शनल होते हैं। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज, यानी कि जो इमोशनली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं उनकी निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है। उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, यानी कि ओवर रिएक्टिव नेचर, इंट्रोवर्ट नेचर, या फिर बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट, या फिर लास्ट डी ऑप्शन की बात करें तो उनका विवादग्रस्त व्यवहार, यानी कि उनका जो व्यवहार है वो विवादग्रस्त होता है, एकदम दुखीपूर्ण होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए ऑप्शन की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। ए ऑप्शन में यदि बात करें तो उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, यानी कि ओवर रिएक्टिव नेचर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमोशन और संज्ञान की यदि हम बात करें तो उनमें एक बैलेंस भी तो होता है, ठीक है। तो बैलेंस की यदि हम बात करें तो बैलेंस के साथ, यानी कि एक संतुलन बैठाने के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने संज्ञान और इमोशंस के साथ बैलेंस बैठा पाते हैं। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट। जो कि इमोशनली मोटिवेटेड बच्चे रहेंगे, जो संवेगात्मक अभिप्रेरित बच्चे रहेंगे, वो किसी भी थॉट, किसी भी समस्या पर, किसी भी सिचुएशन पर अपने जो विचार हैं, व्यू पॉइंट है, उसे बैलेंस यानी कि संतुलित तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसी के साथ 5th क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, इसकी लैंग्वेज देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही इजी है, आप एक बार समझने की कोशिश करें। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। एक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को, कोई एक स्टूडेंट्स है, उस विद्यार्थी को बार बार अलग अलग तरीके से यह बताया जाता है कि जो समाज है उसका, समाज के जो एक वर्ग के लोग हैं, कोई भी एक वर्ग हो सकता है, ठीक है, तो वो उच्च स्तरीय प्रदर्शन नहीं करते, अलग अलग क्षेत्र में उनका जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं रहता। तो इस तरह की जो रूढ़िवादिता है उसको कम करने के लिए शिक्षक को क्या, कौन सी एक पहल करनी चाहिए, या फिर आप एक शिक्षक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप कौन सी एक पहल करेंगे। यानी कि कोई बच्चा है वो समाज के किसी एक वर्ग के लिए इस तरह से सोचता है, यानी कि वो डिफरेंट सोचता है कि समाज के इस वर्ग के लोग शैक्षिक स्तर में अच्छे नहीं होते, तो उस पहल को शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे के इस प्रभाव को हटाने के लिए। तो इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए, टीचर को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि जहाँ पर टीचर
की भागीदारी खत्म कर दी जाए, वहाँ से ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक ऑप्शन चला जाता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला, क्योंकि इंटेलिजेंस या ब्रिलियंट को किसी वर्ग विशेष से नहीं आंका जा सकता या मेजर किया जा सकता। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। विद्यार्थी से कहा दिया जाए कि आपको भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, आप अलग चले जाओ, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। डी ऑप्शन की यदि हम बात करें, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि डिफरेंट जो सोसाइटी में वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग के एक एक रोल मॉडल उठाए जाएं और बच्चों के समक्ष उनकी कहानी प्रस्तुत की जाए, जिससे बच्चे के दिमाग में किसी वर्ग विशेष के लिए एक धारणा बनी हुई है, वो उसको भूलकर सकारात्मक सोच का उसमें विकास होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? जो इमोशनल इंटेलिजेंस है फ्रेंड्स, उससे संबंधित कौन सा एक विचार नहीं है या कौन सा एक ऑप्शन संबंधित नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंध, भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भावनाओं की आलोचना, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। यदि हम बात करें भावात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि बेसिकली क्या होती है फ्रेंड्स? यानी कि इमोशनली इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इस तरह की बुद्धि जिसमें भावात्म यानी कि इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल हो। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे इमोशनली ज़्यादा रिच रहेंगे वो अपने इमोशंस के प्रति जागरूक रहेंगे, क्लियर, ये अब सही होता है। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण उनका व्यवहार रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो संवेगात्मक रूप से उनसे जुड़ पाएंगे। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। ये एक भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे जो स्थिति है किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यानी कि कुछ विद्यार्थी जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वो खुद से महसूस करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, यानी कि हमारी किस्मत में ही ये लिखा है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह की यदि उनमें नकारात्मकता पनपने लगती है, ठीक है, और हतोत्साहित यानी कि डिमोटिवेट वो हो जाते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना जागृत होने लगती है। यानी कि फिर वो अपने प्रयास एफर्ट छोड़ देते हैं और किसी भी कार्य को वो क्विट कर देते हैं। तो इस तरह यानी कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन से सिद्धांत को ये दर्शा रही है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पंक्ति है? तो यहाँ पे 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी कहता है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, यानी कि ये एक सिद्धांत है, क्योंकि इस तरह की यदि वो विचारधारा बनाते हैं, धारणा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनका संज्ञान और संवेग का एक जुड़ाव नहीं है, एक संबंध प्रतिस्थापित नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, इसलिए वो सोच रहे हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8। लर्निंग, लर्निंग से संबंधित है, यानी कि सीखना, सीखने वालों के संवेगों को प्रभावित नहीं करता। जो बच्चे सीख रहे होते हैं
यानी कि लर्निंग उनके संवेगों को प्रभावित नहीं करती या संवेग उसको प्रभावित नहीं करते। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र रहता है, या फिर सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो लर्निंग की यदि हम बात करें तो वो उसके इमोशंस, किसी बच्चे के संवेगों से लर्निंग उसकी प्रभावित होती है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इमोशंस का, संवेगों का ही तो खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। यदि हम बात करें संज्ञान और संवेग के परिप्रेक्ष्य में, तो संवेगों का खेल है, यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस का ही खेल है दुनिया में जो भी कुछ घटित होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं सब कुछ प्रदर्शित करती हैं। हमारा कॉग्निशन और इमोशंस का सीधा सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे में यदि इमोशंस डेवलप करने हैं, संवेगात्मक विकास करना है, या तो उसके लिए कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, या फिर अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर अपना पल्ला झाड़ लें कि उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई उनकी सहभागिता नहीं है। या फिर कक्षा का नियंत्रित परिवेश, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल में रहे। कक्षा का अधिकारवाद परिवेश, यानी कि क्लासरूम ऑथराइज्ड हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स, यानी कि किसी बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के लिए चाहिए कि कक्षा का यानी कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो एकदम प्रजातांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो। उसमें प्रत्येक बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग शेयर करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? यानी कि दो लोग हैं, ठीक है, यानी कि असेसमेंट, आकलन के दौरान पहले की जो उत्तेजना है वो बहुत ऊर्जावान रहती है, ऊर्जापूर्ण रहती है, और दूसरा उसमें अनुत्साहित होता है। ठीक, तो दोनों के बीच भावात्मक अनुभव का कौन सा अंतर परिलक्षित होता है? समयांतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यानी कि भावनाओं की पराकाष्ठा रहेगी, दोनों के बीच इस तरह का अंतर रहेगा। द लेवल ऑफ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, भावना की पराकाष्ठा के कारण ऐसा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राइमरी लेवल पर यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कौन से वातावरण में बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे? उनका जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस किस एनवायरनमेंट में अच्छा रहेगा? जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है, या फिर जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी को निष्क्रिय रहने के लिए अपेक्षा करता है? निष्क्रिय की बात आ रही है तो यहाँ पे बिल्कुल हट जाएगा। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, या फिर डी ऑप्शन, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन कहता है जहां उनकी, यानी कि बच्चों की, जहां भी बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, यानी कि उन्हें इमोशनली टच मिलेगा, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी, और वह यह अनुभव करेंगे कि उनका भी इस क्लासरूम में महत्व है, इसलिए उनकी जो लर्निंग है उस वातावरण में, ऐसे वातावरण में प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगी। ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यानी कि लर्निंग के बारे में कौन सी एक बात सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो उसका इमोशंस का, यानी कि बच्चे के सीखने पर उसके संवेगों का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं की बात हो रही है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया तो है, लेकिन संवेगों का
सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किस तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है या फिर लर्निंग है ऐसे वातावरण में प्रभावी होगी, अधिक होगी या ज़्यादा होगी या तीव्र गति से चलेगी जहाँ पर संवेगात्मक रूप से सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, भावनाओं यानी इमोशंस, फीलिंग्स, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। लर्निंग के लिए इमोशंस यानी कि अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेटेड करने के लिए जो इमोशंस हैं उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। ऑप्शन ए हट जाएगा, इसमें नकारात्मक बात है, क्योंकि भावनाओं की, फीलिंग्स की सीखने में या अभिप्रेरित करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा, नकारात्मक बात कह रहा है। कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हमें कितने निपुण हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भावनाओं को अलग रख दिया जाए तो बच्चा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावना घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि प्रेरणा, मोटिवेशन की यदि हम बात करें और सीखने की बात करें तो भावना घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, यानी कि अभिप्रेरणा का संबंध सीखने से है, सीखने का संबंध अभिप्रेरणा से है, और इन दोनों का संबंध, घनिष्ठ संबंध बच्चे के इमोशंस यानी कि भावनाओं से है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके साथ 14वां क्वेश्चन, कोई भी नाराज़ हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कोटेशन बार बार आती है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में बता दूं, ये अरस्तु द्वारा दिया गया है। अरस्तु ऐसा मानते हैं इमोशन से संबंधित फीलिंग को वो भी इम्पोर्टेंट देते हैं, यानी कि बच्चे के संवेगों को। अरस्तु का मानना है कि कोई भी नाराज़ हो सकता है। सही बात है, क्योंकि नाराज़गी तो सभी दिखाते हैं, बात बात पर नाराज़ होते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा, जहाँ ट्रैफिक होता है, यदि रेड लाइट की यदि हम बात करें तो गाड़ी एक दूसरे से टच भी हो जाए तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती, किसी को हॉर्न बर्दाश्त नहीं होता। अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए सब सड़क पर उतर आते हैं, गाड़ी की खिड़की खोलेंगे और धड़ाक से सबकी मदर सिस्टर करने को तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, बहुत आसान है नाराज़ होना, ठीक है। परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। यानी कि अपनी नाराज़गी सही तरीके से, सही व्यक्ति पर, सही ढंग और सही उद्देश्य से नाराज़गी पेश करना या नाराज़गी दिखाना, ये बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु द्वारा दिया गया है, तो इसका संबंध किससे है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियरली कट आउट क्वेश्चन है, क्योंकि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। संवेगात्मक विकास से इसका सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि जिसके उग्र स्वभाव रहेगा उसके संवेग उस पर हावी हो जाएंगे, ये ओवर रिएक्टेड होगा, ओवर रिएक्ट कर पाएगा, यानी कि नाराज़गी दिखाएगा। प्रत्येक बच्चा या कोई भी इंसान नाराज़ हो सकता है, लेकिन नाराज़गी सही दिशा में जाए, सही उद्देश्य के साथ हो, सही व्यक्ति पर, मतलब उसका एक रीज़न हो। अपने इमोशंस को बैलेंस करने के बाद, संतुलित करने के बाद यदि नाराज़गी पेश की जाए, पेश का मतलब दिखा दी जाए, प्रदर्शित कर दी जाए, तो वहाँ पे वो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा संबंध संवेगात्मक विकास से है। बाकी हम बात करें सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास, ये तीनों हट जाते हैं। तो इस ऑप्शन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट लास्ट रहेगा इस सेशन का क्वेश्चन, क्योंकि इमोशन से संबंधित हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चंस। 15वां क्वेश्चन ये रहा। इसको डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, यदि इन क्वेश्चन से थोड़ी सी हेल्प मिल रही है इमोशन से संबंधित, और इससे पहले की जो जितने भी सीरीज़ या सेशंस आए हैं वो सभी आपने देख लिए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके, ठीक, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ विकसित हो सके।
और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 15वां क्वेश्चन। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोबारा से, यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात आ गई। दोनों के यदि बारे में हम बात करें, उनके संबंध के बारे में बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो सही है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है। या फिर संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। या फिर संवेग संज्ञान को, देखिए किस तरह के लैंग्वेज घुमाता है। आंख बंद करके आप तीनों ऑप्शंस को हटा दीजिए, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल इसे तो गांठ बांध लीजिए कि संवेग और जो इमोशंस एंड कॉग्निशन है एक दूसरे से इंटरवोवन होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव निश्चित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था इमोशन से संबंधित यानी कि संवेगों से संबंधित हमने यहाँ पे डिस्कस किए बहुत महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। आई होप इन क्वेश्चंस से बहुत हेल्प मिलेगी और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो कि इमोशन से संबंधित है आपको क्लियर हो पाएंगे। और ऐसी मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से मिलेंगे। क्वेश्चन ना भी मिले तो जिस भी तरह का इमोशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद आप वहाँ अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। एक सकारात्मक वे में आप जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक कोई भी डाउट रह जाता है यदि इसके बाद भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा किसी और टॉपिक के साथ, उसमें हम उसे डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ मैं एसपी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।